ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। और आज की क्लास से हम आपके 8th ग्रेड का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कि जो भी चैप्टर आपके स्कूल में हो गए उन चैप्टर को हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। तो आज इसी क्रम में आज हम आपका ना 10 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10, व्रत। इस चैप्टर को हम एक बेसिक से समझेंगे और फिर हम इसके एक्सरसाइज को भी सोल्व करेंगे। तो व्रत के बारे में सभी बच्चों को पता है बेटा कि क्या होता है व्रत। यस। चलिए तो देख लेते हैं बेटा यहाँ पर कि व्रत क्या है। तो यहाँ पर देखो, आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी वस्तुओं के संपर्क में अवश्य आए होंगे जिनका आकार गोल है ना। बहुत सारी वस्तु आपने देखी होगी, जैसे यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। किसी गाड़ी का पहिया देखा होगा आपने, चूड़ियाँ, कई घड़ियाँ, है ना, घड़ियों के डायल, 50 पैसे, 1 रुपया और 5 रुपए, ये सभी के सभी कैसे थे बेटा? गोल थे। सिक्के, चाबी, ये सब हमारे पास क्या है? गोल है। तो ये आपने देखा होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, घड़ी में अपने ध्यान दिया होगा कि सेकंड की सुई घड़ी के डायल के ऊपर जल्दी जल्दी चक्कर लगाती है तथा उसका एक सिरा एक गोल पथ में चलती है। सेकंड की सुई के सिरा बनता हुआ पथ एक व्रत कहलाता है। इस अध्याय में हम व्रत से संबंधित अन्य पदों का तथा व्रत के कुछ गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं बेटा कि एक तो हम समझने वाले हैं कि व्रत होता क्या है और व्रत की क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है। और उनमें क्या क्या पद हम यूज करते हैं उनको हम देखेंगे। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि व्रत क्या होता है बेटा, कि ये व्रत होता है ना, ये व्रत है। यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है? केंद्र। केंद्र बोला जाता है, इसको केंद्र बोला जाता है। इसको ओ बिंदु बोल लिया मैंने, केंद्र। इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर। ठीक है, ये सेंटर होता है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि कैसे आप सर्कल को प्रकार से आप आसानी से बना देते हैं, है ना, कैसे बना देते हैं कि अगर मैंने बोला कि एक रोप है आपको और उस रोप को यहाँ पर बांधना है और इसके चारों तरफ घूमना है, तो जब आप चारों तरफ घूमेंगे तो एक व्रत बन जाएगा ऐसे। तो ये जो लेंथ बेटा आती है ना, अगर आप किसी भी रोप को, किसी भी रस्सी को एक जगह पर बांधकर और उसको कुछ दूरी से घूमेंगे ना, ऐसे ऐसे घूमेंगे चारों तरफ, तो उससे क्या बन जाएगा? एक व्रत बन जाएगा। तो इस व्रत की जो त्रिज्या होती है, इसको त्रिज्या बोलते हैं। इस दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, ये वाली जो दूरी होती है इसको क्या बोला जाता है? त्रिज्या बोला जाता है। ये त्रिज्या होता है बेटा। ठीक है, जिसको हम आर बोलते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है रेडियस। तो ये रेडियस होता है। अब ये जब चारों तरफ घुमा है, जो ये चारों तरफ की जो रस्सी है इसकी, इस चारों तरफ की रस्सी को क्या बोला जाता है? परिधि बोला जाता है। परिधि बोला जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। अभी तक मैंने सिर्फ इतना बताया आपको कि कोई भी व्रत में हमारे पास कैसे बनाते हैं हम। यहाँ पर ये केंद्र होता है, ये त्रिज्या होती है और ये क्या होती है? परिधि होती है। तो ये तो केंद्र हो गया बेटा, ये केंद्र, इसको बोला जाता है त्रिज्या। ये त्रिज्या है। और ये हमारे पास क्या होता है? ये होता है परिधि। चारों तरफ की इस रस्सी को हम बोलते हैं परिधि। और यहां से लेकर यहां तक अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये बन जाता है व्यास। ये बन जाता है व्यास। ठीक है, इसको बोला जाता है रेडियस। इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, इसको डायमीटर बोलते हैं। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक खुला हुआ है, इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। हाँ, प्रकार तो कौन बना बेटा सकता माइक है ऑन है सर? किसी बच्चे का? जैसी हुआ तो टेस्ट हुआ था तो मैडम ने बेटा मेरे किसी को दिया बच्चे का था। माइक ऑन है? माइक बंद कर लेंगे। सर परिधि आपने क्या बताया? परिधि होता है बेटा सरकमफ्रेंस। सरकमफेरेंस। ठीक है, ये परिधि होती है। इसको ओ से प्रदेश। बेटा फिर से माइक ऑन हो गया है किसी का? ठीक है, ये हमारे पास त्रिज्या को आर से हम डिनोट करते हैं, व्यास को हम डी से करते हैं, और ये हमारे पास सरकमफ्रेंस होता है, इसको सी से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये पद होते हैं बेटा इसके, है ना। ये इस व्रत के क्या है? पद है हमारे पास, केंद्र, व्यास, त्रिज्या और परिधि। इन बातों को ध्यान रखेंगे बेटा। उसके बाद ये जो हमारे पास व्रत होता है,
इसके जो अंदर के जो बिंदु होते हैं, अंदर के, क्या बोलते हैं बेटा इनको? आंतरिक बिंदु, है ना। ये आंतरिक बिंदु होते हैं, ये जो बाहर होते हैं इनको बोला जाता है बाह्य बिंदु। इनको आंतरिक बिंदु और इनको बाह्य बिंदु बोला जाता है। ठीक है, जो वृत्त के बाहर होंगे उसको बाह्य बिंदु, और जो अंदर होंगे उनको आंतरिक बिंदु। बिंदु इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट। और इन पॉइंटों को बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट, बाह्य बिंदु। क्या समझ में आया है बेटा सबको? क्या समझ में आया है ये, बताइए। यस सर। तो इसको आंतरिक बिंदु और इसको बाह्य बिंदु हम बोलते हैं। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, और कुछ पद यहाँ पर देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पर सर्कल आपको है ना बनाकर भी दिखाया गया है। यहाँ पर सर्कल आपको बना के दिखाया गया है कि हमारे पास ये क्या होता है, ये एक प्रकार से बनाया गया है। देखो यहाँ पर एक प्रकार से एक गोला खींचा गया है ना, एक नोक को रखते हैं और कुछ दूरी भर के हम ऐसे इसको चारों तरफ घुमा देते हैं, तो ये हमारे पास त्रिज्या बन जाता है, ये केंद्र बन जाता है जहां पर प्रकार के नोक को रखा जाता है। ठीक है, प्रकार के नोक को जहां पर रखा जाता है वो क्या बन जाता है बेटा, केंद्र बन जाता है। और ये जो दूरी आता है इसी दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, देखो यहाँ पर दिखाया भी गया है कि ये क्या है, त्रिज्या है। ये अभ्यंतर, ये बाह्य भाग। ठीक है, ये जो हमारे पास अंदर वाला होता है इसको अभ्यंतर बोलते हैं, और जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको बाह्य भाग बोला जाता है। ठीक है, बाह्य भाग बोला जाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ चीजें हमें दी गई हैं, उसको हमें समझना है कि ये आकृति है हमारे पास, ये ए बी और ये पी क्यू दिया हुआ है ना। ये ए बी दिया हुआ है और ये पी क्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इनका मतलब क्या है ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो ए बी है और ये जो हमारे पास पी क्यू है, इसका मतलब क्या है। यदि एक वृत्त पर दो बिंदु पी तथा क्यू ले तो रेखाखंड पी क्यू वृत्त की एक जीवा कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मैंने जो ये वृत्त बनाया है, ये वृत्त बनाया है, जब सेंटर से मतलब केंद्र से एक रेखा जाती है तो उसको तो मैंने बोला क्या, व्यास होता है। ये व्यास होता है। ठीक है, इंग्लिश में डायमीटर बोला जाता है, डायमीटर बोला जाता है, डायमीटर बोला जाता है। और जब हम ये सेंटर से नहीं जाती, केंद्र से नहीं जाती, कोई भी दूसरी रेखा होती है तो इसको क्या बोला जाता है, इसको जीवा बोला जाता है, जीवा बोला जाता है। और इंग्लिश में बोलते हैं कोड, इंग्लिश में कोड बोलते हैं। बताइए क्या समझ में आया है बेटा सबको ये? सर। तो ये जो जीवा है ये ठीक है, ये हमारे पास जीवा है। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी जीवा हो सकती है ना, बहुत सारी जीवा हो सकती है। कैसे हमारे पास बहुत सारी जीवा हो सकती है, कि कैसे अगर हम बोलें कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी जीवा है, जैसे मैंने ये वृत्त बनाया तो मैं ये वाली खींच सकता हूँ, ऐसे खींच सकता हूँ, ऐसे 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 ऐसे। तो ये हमारे पास बहुत सारी जीवा होंगी, है ना। कितनी जीवा होंगी बेटा, अनंत हो जाएगी, है ना, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो बहुत सारी जीवा हमारे पास होती है। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, जीवा है। अब यहाँ पर समझो कि मैंने ये एक व्रत बनाया और व्रत बना के यस सर। एक आर्क मैंने लगा दिया ऐसे। ये चाप पता है बेटा, बेटा कि चाप क्या होता है, आर्क क्या होता है, सभी बच्चों को पता है क्या? आर्क क्या होता है, चाप क्या होता है, क्या पता है सभी बच्चों को? कि मैं यहाँ पर प्रकार रखूंगा और प्रकार की नोक यहाँ पर रखूंगा, एक एक आर्क ऐसे यहाँ पर लगा दूंगा, एक यहाँ पर लगा दूंगा, एक निशान यहाँ पर लगा दिया, एक निशान यहाँ पर। मैंने बोला ये ए है, ये बी है, तो ये इसको दो भागों में डिवाइड कर देगा। एक तो हो जाएगा बेटा दीर्घ आर्क, देखो यहाँ पर भी बोला गया है दीर्घ चाप, है ना, दीर्घ चाप। तो ये कहां से कहां तक होगा बेटा, अभी इसको फिर से मैं बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने ये एक वृत्त बनाया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक चाप लगा दिया ऐसे, एक दो निशान लगा दिए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर।
तो इसको बोला जाता है, ये जो हमारे पास है इसको क्या बोला जाएगा, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक बोला जाता है, ये पी ले लिया मैंने, ये क्यों ले लिया, ये होता है लघु चाप, लघु चाप, है ना। इंग्लिश में बोला जाता है माइनर आर्क। और ये हमारे पास क्या होता है, ये जो बड़ा वाला एरिया बच जाता है इसको बोलते हैं दीर्घ चाप, यानी कि मेजर आर्क, मेजर आर्क। तो ये हमारे पास है, जैसे कि इस आकृति में आपको दिखाया गया है। क्या क्लियर है बेटा ये दीर्घ चाप और Yes, sir. लघु चाप। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब यहां पर ध्यान दो, ये दो चीजें और समझना है आपको कि ये वृत्त है बेटा हमारे पास, और ये क्या होता है बेटा, ये मैंने क्या बताया आपको, इसको क्या बोलते हैं, Code. कोड बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। तो ये कोड है Code. ना। जीवा, हाँ ये क्या है बेटा, जीवा यानी कि कोड, कोड। तो ये कोड अब इस वृत्त को दो भागों में डिवाइड कर रहा है। एक तो बड़ा भाग आ रहा है बेटा आपके पास, एक बड़ा भाग आ रहा है, एक छोटा भाग आ रहा है। तो इस वाले बड़े भाग को बोलते हैं दीर्घखंड। क्या बोलेंगे बेटा, दीर्घखंड। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेजर, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है। और ये जो छोटा पार्ट है हमारे पास, इस छोटे पार्ट को बोला जाता है माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। हिंदी में बोलेंगे बेटा इसको लघुखंड, लघुखंड। बताइए क्या समझ में आया है बेटा ये, Yes. क्या ये समझ में आ गया बेटा आपको कि Yes, sir. लघुखंड और हम माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट किसको बोलते हैं। तो ये किसी भी सर्कल में हो सकता है बेटा ऐसा, है ना। मैं कोई भी वृत्त बनाऊंगा, मैंने यहाँ पर बना दिया आपकी बार ये कोड, ये ए और ये बी, तो इसको क्या बोला जाएगा, ये वाला जो एरिया आपके पास, ये वाला जो क्षेत्र है इसको क्या बोला जाएगा, बताइए। Sir, जीवा का खंड. लघुखंड, इसको बोला जाएगा बेटा लघुखंड। जो छोटा होता है उसको लघुखंड, जो छोटा भाग होगा उसको लघुखंड, माइनर सेगमेंट, ठीक है, माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा पार्ट होता है, जो बड़ा पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है दीर्घखंड, दीर्घखंड, ठीक है, दीर्घखंड यानी कि मेजर, मेजर सेगमेंट। क्लियर है बेटा सबको ये। चलिए आगे आ जाते हैं अभी। अब ये तो हमने देखा क्या, लघुखंड, याद रखना है बेटा ये लघुखंड और दीर्घखंड। अब हम बात करेंगे त्रिज्याखंड की, है ना। त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड कैसे, मतलब इसको आपको समझना है इस तरीके से कि आपके पास कोई भी वृत्त है ना, कोई भी वृत्त है, और आपने दो त्रिज्या ले ली, एक त्रिज्या ये और एक ये त्रिज्या, ठीक है, दो त्रिज्या ले ली आपने, एक त्रिज्या ये और एक ये वाली त्रिज्या। तो ये पी और ये क्यों, ये मैंने ओ ले लिया। तो ये जो एरिया बेटा आपके पास आया है, ये वाला जो क्षेत्र आया है छोटा वाला, इस क्षेत्र को बोला जाता है त्रिज्याखंड, है ना। त्रिज्याखंड, इसी को बोला जाता है त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड। और क्योंकि छोटा है तो लघु त्रिज्याखंड है, छोटा है तो लघु त्रिज्याखंड। तो इंग्लिश में बोला जाएगा माइनर सेक्टर, इसको सेक्टर बोला जाता है, सेक्टर, ठीक है। तो जो बड़ा वाला एरिया हमारे पास आ गया है, बड़ा वाला जो हमारे पास आया है, इसको क्या बोला जाएगा बेटा, बताइए क्या बोला जाएगा इसको, वेरी गुड, दीर्घ रेखाखंड, इसको दीर्घ रेखाखंड बोला जाएगा, रेखाखंड बोला जाएगा, दीर्घ रेखाखंड, मतलब कि मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर बोला जाएगा, ठीक है, मेजर सेक्टर बोला जाएगा। क्लियर है बेटा ये चीजें, मेजर सेक्टर, लघुखंड। चलिए तो अगर ये सभी बच्चों को क्लियर है तो बेटा अभी एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। तो देखेंगे कि क्या दिया हुआ है एक्सरसाइज में। देखो पहला बोला गया, वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित है, बताइए बाह्य भाग में या अभ्यंतर में, अभ्यंतर में, अभ्यंतर, वेरी गुड।
ऐसे ही एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, है ना। जैसे यहाँ पर बोला गया कि वृत्त का केंद्र तो बेटा ये है और त्रिज्या ये है ना। वृत्त की त्रिज्या बेटा ये है, ओ से लेकर ए तक मैंने कहा 2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर बोला एक बिंदु जिसकी वृत्त की केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है। त्रिज्या से अधिक होगी तो बेटा ये अधिक हो जाएगी, बेटा ऐसे बाहर चला जाएगा। अधिक है तो वृत्त के में स्थित होगा, बताइए कहाँ पर होगा? बाह्य खंड में। बाह्य खंड में होगा, बाह्य भाग में होगा। वेरी, तो बाह्य भाग आ जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है। उसके बाद वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बताइए कौन सी होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। देखो वृत्त होता है बेटा, तो ये सारी जीवाएं होती है, ऐसे ऐसे सारी जीवाएं होती है। तो सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र से होकर जाती है, और केंद्र से तो बेटा एक ही होकर जाता है, व्यास। तो व्यास बेटा सबसे बड़ी क्या होती है? जीवा होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो आगे बोला गया यहाँ पर एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। बताइए क्या होगा? बेटा बोला गया एक चाप डैश होता है जब उसके सिरे एक व्यास के सिरे हो, व्यास के सिरे, है ना। एक चाप अर्धवृत्त होता है जब उसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। तो यहां पर बोला गया कि ये जो व्यास है, यहां पर क्या दिया हुआ है बेटा? बताइए। यहां पर व्यास जो चाप है बेटा, ये व्यास है, ये व्यास दिख रहा है सभी बच्चों को? यस सर। तो यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर सिंपल ये बोला गया है कि यहाँ पर जो चाप के जो सिरे हैं, चाप बेटा कैसे निकालते हैं? आर्क कैसे करते हैं बेटा? आर्क कैसे लगाते हैं कि एक आर्क यहाँ पे लगा दिया, एक आर्क यहाँ पे लगा दिया, आप पॉइंट रखते हैं प्रकार का, और है ना फिर आर्क लगाते हैं। लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? यस सर। यस सर। तो आर्क लगाएंगे आप, तो ये जो आर्क लगाना है आपको, ये आपको है ना व्यास के सिरों पर लगाना है, यहाँ पर लगाना है। तो ये क्या कहलाएगा? ये वाला जो हमारे पास बचा है, इसको हम क्या बोलेंगे? बेटा क्वेश्चन समझ में आया आपको कि क्वेश्चन क्या पूछा मैंने आपसे? अर्धवृत्त कहेंगे सर। क्या बोलेंगे? अर्धवृत्त। नहीं, फिर से बोलिए, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। अर्धवृत्त। अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अर्धवृत्त बोलेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये आधा बचा ना हमारे पास, दो भागों में डिवाइड हो गया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया ये, है ना। आधा ऊपर चला गया और आधा नीचे चला गया। तो ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं? अर्धवृत्त होते हैं। ये दोनों हमारे पास, ये भी अर्धवृत्त है और ये भी हमारे पास क्या होगा? अर्धवृत्त हो गया। क्या क्लियर है बेटा ये? यस यस सर। यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं, अगला Yes, क्वेश्चन sir. देखेंगे। वृत्तखंड का एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। ये बताइए किसके बीच का भाग होता है बेटा? ये सर जीवा के। जीवा। जीवा के बीच का भाग होता है। वेरी गुड। तो ये बताया था मैंने आपको कि जो वृत्तखंड वृत्तखंड होता है बेटा, वृत्तखंड वो किसका भाग होता है? वो जीवा का भाग होता है। एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे डैश भागों में विभाजित करता है। बताइए कितने भागों में डिवाइड करता है? एक वृत्त उस तल को कितने भागों में डिवाइड करेगा? भागों में। तीन। तीन भागों में डिवाइड करता है। कैसे करता है इसको समझ लेंगे। एक तो बेटा मैंने बताया कि ये अभ्यंतर हमारे पास होता है, अंदर वाला, इंटीरियर। एक होता है बेटा बाहर वाला, जिसको बोला जाता है बाह्य भाग। और तीसरा होता है बेटा इस पर, इनके ऊपर, ये जो हमारे पास परिधि दी हुई है ना, इसके ऊपर। तो ये तीन भागों में डिवाइड करता है। पता चल गया बेटा कौन से तीन पार्ट है? यस सर। तो ये तीन पार्टों में डिवाइड करता है। आगे आ जाएंगे अब आगे आ जाते हैं यहाँ पर। लिखिए सत्य या असत्य, ट्रू और फॉल्स पर आ जाते हैं। ट्रू और फॉल्स पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर बेटा माइक ऑन है किसी बच्चे का, माइक को बंद कर लेंगे पहले। चलिए देखेंगे। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। केंद्र को Yes, sir. Yes, sir. वृत्त पर
केंद्र को वृत्त पर मिलाने वाला बिंदु रेखाखंड त्रिज्या होती है। हाँ देखो, केंद्र को वृत्त से मिलाने वाला क्या होता है बेटा? त्रिज्या होती है। तो यस, सत्य हो गया बेटा ये। ठीक है, समझ में आया बेटा ये? चलिए आगे आ जाते हैं। अब दूसरा देखेंगे, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवा होती है। बताइए, सत्य या असत्य? असत्य। नो सर। नहीं होती। एक वृत्त में समान लंबाई की, है ना, यहाँ पर बोला गया एक ही वृत्त है ये, और यहाँ पर समान लंबाई की, मैंने कहा ये लंबाई ले ली मैंने, है ना, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर की बेटा यही एक जीवा आएगी मेरे पास। देखो ये तो 2 से बड़ी हो जाएगी ना, ये 2 से बड़ी हो जाएगी, फिर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की एक जीवा आ सकती है। तो सारी की सारी 2 सेंटीमीटर की नहीं आ पाएंगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य हो जाएगा। आगे आ जाएंगे, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए। क्या बोला गया है बेटा यहाँ पर? यहाँ पर बोला गया है कि यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है क्या? बताइए। नो सर। नो सर। क्यों नहीं होगा? देखो क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया मैंने, एक तो ये हो गया, ठीक है, ये वाला जो चाप है इसको मैंने ए बी यहाँ पर लिख लिया, फिर ये एक चाप मैंने लिख लिया सी। ठीक है, एक है बेटा ए बी, या ये पॉइंट भी ले लो, ए ओ बी, ओ बोल दिया मैंने इसको, इसको मैंने पी बोल दिया, एक हो गया बी पी सी, और एक हो जाएगा बेटा क्यू, ए क्यू सी। तो ये 3 चाप आ गए बेटा हमारे पास, है ना, 3 चाप आ गए हमारे पास। तो यहाँ पर आधे से ज्यादा अगर होता ये, है ना, यदि एक वृत्त को 3 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा? नहीं होगा, क्योंकि दीर्घ चाप बेटा आधे से ज्यादा होता है। हमेशा ध्यान रखेंगे, जो दीर्घ चाप होगा वो हमेशा क्या होगा? आधे से ज्यादा होगा, आधे से ज्यादा भाग होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, ये आधे से ज्यादा वाला भाग है, यहां से लेकर ऐसे आ रहा है पूरा। ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा। आगे आ जाएंगे अब। चौथा, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो, वृत्त का व्यास है। बताइए। यस सर। अगर इस जीवा की लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी है तो ये व्यास होगा, क्योंकि व्यास बराबर क्या होता है? व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या, है ना, 2 गुणा त्रिज्या होता है। फिफ्थ देखेंगे, त्रिज्या खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। त्रिज्या खंड, बताइए। नो नहीं सर। होता है, क्योंकि ये तो त्रिज्या खंड तो बेटा त्रिज्याओं के से बनता है। किससे बनता है? त्रिज्याओं से बनता है, त्रिज्याओं से बनता है। त्रिज्या ये, तब ये बनता है क्या? त्रिज्या खंड, है ना। तो ये चाप से नहीं बनता। चाप से क्या बनता है? चाप से बनता है वृत्तखंड, ये बनता है वृत्तखंड। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए तो आगे देखेंगे, वृत्त एक संगत संगत चाप क्या होता है? संगत चाप होता है बेटा जो ये त्रिज्या खंड बन रहा है ना, कौन सी त्रिज्या से बन रहा है उसके संगत हम कौन सी त्रिज्या ले रहे हैं, वो चाप ले रहे हैं। ओके सर। अच्छा 1 मिनट वेट करेंगे, यहाँ पर ये चाप लिखा हुआ है ना। अच्छा, जीवा एम संगत चाप, ठीक है। देखो यहाँ पर ये तो जीवा है, और इसके संगत की चाप कौन सी है बेटा? ये वाली चाप है, ए ओ बी मैंने ले लिया कि यहां से लेकर यहां तक जो चाप दी हुई है ये, क्या ये वाला, इसको हम त्रिज्या खंड बोलते हैं? इसको हम त्रिज्या खंड नहीं बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वृत्तखंड। तो ये वृत्तखंड होता है, ना कि त्रिज्या खंड होता है। क्लियर है बेटा ये चीजें? अब आगे बोला गया, वृत्त एक समतल आकृति है। यस या नो? यस सर। यस, ये एक समतल आकृति है। ठीक है, ये एक समतल आकृति है। चलिए, तो ये चीजें हमारे पास जो पहले एक्सरसाइज थी ये हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके जितने भी गुण थे या जितनी भी प्रॉपर्टी वो हमारी कंप्लीट हो गई है।
ठीक है, यहां तक अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो पूछ ले, अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो पूछ ले। नो सर। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो बेटा अभी हम आगे आ जाते हैं, अगले एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। देखो अगला टॉपिक क्या है बेटा, यहाँ पर अगला टॉपिक है यहाँ पर जीवा द्वारा एक बिंदु पर आंतरिक कोण। ठीक है, जीवा द्वारा एक बिंदु पर आंतरिक कोण। देखो आंतरिक कोण यहां पर बात कर रहे हैं, एक रेखाखंड पी क्यू तथा बिंदु आर जो रेखा पी क्यू पर स्थित ना हो, लीजिए पी आर तथा क्यू आर को मिलाइए, देखिए आकृति, तब कोण पी आर क्यू रेखाखंड पी क्यू द्वारा बिंदु आर पर आंतरिक कोण कहलाता है। ठीक है, आंतरिक कोण कहलाता है। तो मतलब मैंने क्या किया, एक पी क्यू जीवा खींची ऐसे, ठीक है, पी क्यू मैंने क्या खींची, एक जीवा खींची, ये रही पी क्यू, और एक आर बिंदु ले लिया मैंने जो कि पी क्यू पर नहीं होना चाहिए, कहीं और ले लिया मैंने, ये ले लिया आर बिंदु। अब इनको मैंने मिला दिया, पी आर और पी क्यू को मैंने मिला दिया, तो ये जो एंगल बनता है इसी को बोला जाता है आंतरिक कोण। ठीक है, इसी को बोला जाता है आंतरिक कोण। जैसे मैंने एस यहां पर ले लिया तो ये भी क्या होगा बेटा, आंतरिक कोण होगा। ये सेंटर है तो ये सेंटर पर मतलब केंद्र पर कोण होगा। ठीक है, क्या समझ में आया बेटा ये आंतरिक कोण क्या होता है? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब है ना, हम डायरेक्ट आ जाते हैं। देखो इसमें चैप्टर नंबर, ये चैप्टर जो 10 है, इसमें ना कुछ थ्योरम्स है, कुछ प्रमेय है, वो आपको करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर प्रमेय दिया हुआ है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरिक करती है ना, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरिक करती है। मतलब क्या है, मैं पहले इसको ऐसे ही समझा देता हूँ रफली, फिर उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। कि ये कोई भी वृत्त है और इस पर दो जीवाएं, एक ये जीवा ले ली मैंने, एक ये जीवा ले ली, कहीं भी ले सकते हैं, ये ए बी ये सी डी कुछ भी मान सकते हैं, ये ए बी माना मैंने, ये सी डी माना। तो ये बोल रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर है, यानी ए बी बराबर है सी डी के, ये इसने बोला। और बोला कि अगर ये दोनों बराबर है तो ये केंद्र पर समान कोण बनाएंगी, एक जैसा कोण बनाएंगी, है ना, बराबर कोण आंतरित करती है। मतलब ये अगर कोण 30 डिग्री है तो ये कोण भी 30 डिग्री होगा। क्या ये बात समझ में आई है बेटा सबको? यस। तो अब इसको हमें करने के लिए कुछ, जो 6 चैप्टर है आपका त्रिभुज, उसका कुछ एक टॉपिक है वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, त्रिभुज। तो मैं एक जल्दी से इस टॉपिक को आपको बता देता हूँ कि क्या टॉपिक है बेटा। कि जब भी आपके पास दो त्रिभुज है ए बी सी, है ना, ये दो त्रिभुज है ए बी सी, और ये एक त्रिभुज हमारे पास है, ये एक त्रिभुज है हमारे पास क्या, पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वगासम, सर्वगासम पता है बेटा क्या होता है? यस। क्या होता है बेटा? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट, है ना, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होता है बेटा, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, क्या किसी बच्चे को पता है? सर्वगासम का मतलब क्या होता है, क्या कोई बच्चा बताएगा? ये दोनों आपस में एक दूसरे से ढक जाए। ये दोनों आपस में एक दूसरे से दब जाए, वेरी गुड। तो यहाँ पर सर्वगासम का मतलब क्या होता है? सर्वगासम का मतलब क्या होता है? सर्वगासम का मतलब होता है कि जो दो फिगर आपको दिए हुए हैं वो दोनों फिगर आपके कैसे होने चाहिए बेटा, वो दोनों फिगर आपके कैसे होने चाहिए, वो दोनों फिगर एक जैसे होने चाहिए देखने में, और उनका साइज भी सेम होना चाहिए, उनका साइज भी सेम होना चाहिए। ठीक है, उनका साइज भी सेम होना चाहिए। जैसे आपने 1 रुपए का कॉइन ले लीजिए, दोनों एक जैसे होना चाहिए, एक छोटा एक बड़ा नहीं। तो जब आप एक दूसरे को ऊपर रखेंगे ना तो आपको एक ही दिखेगा, तो वो होते हैं बेटा कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो ऐसे ही ट्राइंगल हमारे पास होना चाहिए कि वो देखने में भी एक जैसा होना चाहिए, अगर हम एक के ऊपर एक रख देते हैं तो दूर से देखने में वो एक ही लगे, है ना, ओवरलैप कर देते हैं वो। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं बेटा, सर्वगासम है,
तो ये होता है बेटा सर्वगासम का सिंबल, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल ये होता है ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये दोनों आपस में अगर कॉन्ग्रुएंसी है, सर्वगासम है, तो यहाँ पर हम लिखते क्या है, हम हमारे पास यहाँ पर दो प्रॉपर्टी होती है। नंबर एक कि इनके क्रॉसपॉन्डिंग, इनके संगत कोण। संगत कोण कैसे, जैसे ये ए दिया हुआ है ना पहले, तो पहला पी, यहाँ का पहला पी, तो ये इन दोनों का एंगल आपस में बराबर होगा, कोण बराबर होगा। क्या एंगल लिखेंगे बेटा यहाँ पर, पी। तो एंगल पी लिखा मैंने। ऐसे ही बी इक्वल होगा ना, बी इक्वल होगा किसके, क्यू के। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बराबर होगा, सी बराबर होगा आर के। तो इनको बोला जाता है संगत को। क्या बोला जाता है बेटा इनको, संगत को। आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। संगत कोण आपस में बराबर होंगे। दूसरा आपको यह समझना है कि इनके संगत एबीसी सर्वगासम है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो इनके संगत जो भुजाएं हैं, जैसे ए बी पी क्यू के बराबर है, ए बी किसके बराबर होगा बेटा, पी क्यू के। ऐसे ही मैंने बोला कि बीसी, ये बीसी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर के। पीसी बीसी बराबर हो जाएगा किसके, क्यू आर के। और यहाँ पर एसी, एसी किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के। एसी बराबर हो जाएगा पी आर। बताइए, आया समझ में बेटा ये। यस। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि कोई भी दो ट्राइंगल अगर सर्वगासम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो वहां पर ये दोनों कंडीशन होती है कि उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं और उनके संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, अब इनको अगर हम प्रूफ करते हैं तो कैसे करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है कुछ जैसे भुजा भुजा भुजा, है ना। हम कैसे दिखाते हैं, भुजा 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 से दिखा देते हैं कि अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उसको सर्वगासम बोला जाएगा, है ना। साइड साइड साइड, ट्रिपल एस रूल हम बोलते हैं इसको। दूसरा बेटा क्या होता है, एस से एस आपके पास होता है, या फिर हम बोलते हैं इसको क्या, भुजा कोण, भुजा कोण भुजा। तीसरी कंडीशन क्या होती है बेटा, ए एस होता है, या फिर ए एस ए आप लिखते हैं, यानी कि कोण कोण भुजा। ठीक है, कोण कोण भुजा। या चौथी प्रॉपर्टी होती है बेटा यहाँ पर आर एच एस, है ना, समकोण, समकोण, है ना। राइट राइट एंगल होता है बेटा ये। एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस, मतलब कि कर्ण। और ये क्या होता है, कोई भी भुजा होती है। तो इन चारों से हम इन दोनों ट्राइंगल को दिखाते हैं कि ये सर्वगासम, है ना। कैसे, जैसे मैं एक एक एग्जांपल जल्दी से करके बता देता हूं ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हम भुजा भुजा की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास दो ट्राइंगल है, ए बी सी, और ये ट्राइंगल है पी क्यू आर। तो यहाँ पर क्या होगा, इनकी संगत भुजा, जैसे ये दो है तो ये भी दो होगा, ये तीन है तो ये भी तीन होगा, ये चार है तो ये भी चार होगा। तो यहाँ पर भुजा भुजा का हमने लगा दिया, भुजा भुजा भुजा। ऐसे ही दूसरे की बात कर रहे हैं, दूसरे वाले ट्राइंगल में ले लेंगे कि ये ए बी और सी है, ये पी और क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर। तो यहाँ पर क्या है बेटा कि दो तो भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगी, जैसे दो ये, है ना, चार ये तो चार ये, और एक कोण बराबर हो जाएगा, कोई सा भी कोण, कि कोण बी कोण क्यू के बराबर है। ठीक है, ऐसे ही हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में हमें क्या करना है, थर्ड में हमें क्या करना है, थर्ड में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास दो कोण बराबर होंगे, कि मैंने कहा एक ए और पी बराबर है, बी और सी क्यों बराबर है, और एक भुजा, ये दो है तो ये चार, ये होता है। चौथे वाले रूल में तो बेटा सिंपल है कि आपके पास दोनों जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज होने चाहिए। दोनों त्रिभुज आपके पास कैसे होने चाहिए, समकोण त्रिभुज होने चाहिए। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि एक तो 90 डिग्री का कोण तो होगा ही, ये रहा 90 डिग्री का कोण। दूसरा क्या होगा कि हाइपोटेनियस, मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होनी चाहिए, ये 5 है तो ये 5 होना चाहिए। और कोई भी साइड, ये दो साइड बची ना बेटा, दो भुजाएं बची, इनमें से कोई भी एक भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए, जैसे ये 4 है तो ये 4। बताइए क्या समझ में आया बेटा ये सभी बच्चों को। यस सर। तो इस तरीके से आप किन्हीं भी दो ट्राइंगल को सर्वगासम दिखा सकते हैं।
चलिए, अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। क्या डाउट है क्या किसी का? नो सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं अभी। अब आ जाते हैं बेटा आगे। तो यहाँ पर मैंने पहली थ्योरम आपको मतलब प्रमेय लिखवाई अभी, कि प्रमेय क्या है बेटा। यहाँ पर प्रमेय आपको दिया हुआ है, देखो इसको ध्यान से पढ़ेंगे, कि यहाँ पर वृत्त के बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो अभी हम इसको प्रूफ करेंगे, जल्दी से प्रूफ कर लेते हैं और फिर हम एक्सरसाइज पर आएंगे। बेटा अगर ये प्रूफ आपको आ गया तो एक्सरसाइज भी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो चलो पहले एक तो वृत्त बना लेंगे हम, और वहां पर दो बराबर रेखाएं ड्रॉ कर देंगे, जीवाएं ए बी और सी डी, ठीक है, ए बी और सी डी। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया सर हुआ मेरा है। फोन का नेट खत्म हो गया था, इसलिए मैं अब क्लास ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। ठीक है बेटा, जब तक है आप कर लीजिए, जब खत्म हो जाएगा तो खुद से लीव हो जाएगा। ए बी यहाँ पर दिया हुआ है, ए बी बराबर सी डी, ठीक है, ए बी बराबर सी डी। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है बेटा, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, कि ये केंद्र पर बराबर कोण बनाते हैं, केंद्र पर बराबर कोण बनाते हैं, ये दोनों जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाते हैं। तो ये ओ बिंदु मैंने बोला, तो एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल किसके, सी ओ डी के। तो ये ध्यान रखना, जैसे मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए को हमेशा बीच में रखेंगे, कि जैसे बी ए सी आप लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं सी ए बी, बीच में रखेंगे जिस भी कोण की बात करेंगे। तो ये कोण होता है, तो यहाँ पर हम इस कोण की बात कर रहे हैं, तो जीरो को बीच में रखना है, बस ओ को बीच में रखना है, ठीक है, जीरो को नहीं, ओ को। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए यहाँ पर देखो हमें क्या क्या दिया हुआ। क्या सभी बच्चों को ये पता है कि अगर आपके पास कोई वृत्त है तो यहाँ पर ये त्रिज्या, सारी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। सारी त्रिज्याएं आपस में क्या होंगी बेटा, क्या होती हैं सारी त्रिज्याएं आपस में, सर बराबर। सर बराबर होती है ना, सब बराबर होती है। तो यहाँ पर देखो अब हमारे पास ये त्रिज्याएं दी हुई है ना, यहाँ पर क्या दी हुई है बेटा, त्रिज्याएं दी हुई है हमारे पास, बहुत सारी त्रिज्याएं, ठीक है, बहुत सारी हमारे पास क्या है, त्रिज्याएं। तो यहाँ पर ए, ये देखो ओ ए, यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सिद्ध कर रहे हैं। तो सिद्ध कैसे करेंगे, अब हम इन दोनों ट्राइंगल त्रिभुज को ले लेंगे, जिन भी त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, किसमें, त्रिभुज, त्रिभुज हम कौन सा ले रहे हैं, एक तो ले रहे हैं त्रिभुज ए ओ बी, और दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं तथा त्रिभुज डी ओ डी, है ना, सी ओ डी, सी ओ डी। इस वाले त्रिभुज में हम देख पा रहे हैं कि ये जो ए ओ है, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये त्रिज्या ही तो है, तो ए ओ बराबर है किसके, ओ सी के। ये भी तो त्रिज्याएं हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर, ठीक है। रीजन भी लिख देंगे, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या। सर हाँ, बी ओ और डी ओ भी तो त्रिज्या है। हाँ बेटा वो भी लेंगे, कि यहाँ पर अब देखो ओ बी और ओ डी भी आपस में कैसी है, त्रिज्या। तो ये भी आपस में कैसी है बेटा, त्रिज्याएं। तो ये सेम है ना, यही लिखना है, एक वृत्त की त्रिज्या। और दूसरा तो हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर ए बी, ये वाला ए बी ये इस वाले सी डी के बराबर है, तो ए बी बराबर है सी डी के, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि ये बेटा भुजा आ गई आपके पास, ये भुजा आ गई, ये भी भुजा आ गई, और ये भी भुजा आ गई, है ना। तो हम किस रूल को फॉलो करेंगे, हम करेंगे ये वाला, भुजा भुजा, साइड साइड साइड। हाँ, या मैं ऐसे लिख देता हूँ, एस 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 सर्वगासम, है ना, एस 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 सर्वगासम नियम से, नियम से त्रिभुज ए ओ बी सर्वगासम होगा त्रिभुज
ए ओ बी सी ओ डी, है ना, त्रिभुज सी ओ डी, तो त्रिभुज सी ओ डी के बराबर होगा, सी ओ डी के बराबर होगा, ठीक है, सर्वघासम होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि मैंने बताया था जब भी दो त्रिभुज आपस में सर्वघासम होते हैं तब आप क्या करते हैं, उनके संगत कोणों को बराबर दिखा देते हैं। तो हमें तो एंगल बी ये दिखाना है ना, ओ दिखाना है, दोनों का एंगल ओ बराबर दिखाना है, तो ओ को बीच में रखेंगे, एंगल ए ओ बी हमें सर दिखाना है। मुझे स्क्रीन में दिखाई दे रही। बेटा बाकी बच्चे को स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? यस यस सर। सर। तो बेटा आप एक काम करेंगे, रीजॉइन कर लेंगे क्लास को जल्दी से, जिसको स्क्रीन नहीं ओके दिखाई सर। दे रही है। चलिए आगे देखेंगे बेटा। तो ये ए ओ बी मतलब कौन सा एंगल, ए ओ बी हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, ये ए ओ बी मतलब इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। ये वाला एंगल किस वाले एंगल के इक्वल होगा, इस वाले बीच वाले एंगल के, यानी कि सी ओ डी के। तो अब ये सी ओ डी कौन सा एंगल है, ये सी ओ डी है बेटा, सी ओ डी मतलब ये वाला एंगल आ रहा है। तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं बेटा, बराबर है, और यही हमें प्रूफ करना है। इसका रीजन लिख देंगे बाय सीपीसीटी, है ना, बाय सीपीसीटी लिख देंगे। सीपीसीटी का मतलब होता है कि उनके संगत कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर। इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। बताइए क्या ये समझ में आया है सभी बच्चों को? क्या समझ यस में आ सर। गया बच्चों को? चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो इसका एक कन्वर्स थ्योरम भी हमारे पास होता है, ठीक है। तो इसकी कन्वर्स मतलब इसका उल्टा एक थ्योरम हमारे पास और होता है, उसको भी सेम इसी तरीके से प्रूफ करना है, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया है तो बेटा हम उस थ्योरम को भी जल्दी से प्रूफ कर लेते हैं। चलिए देखेंगे। देखो अब यहाँ पर इसका उल्टा एकदम, है ना, इसका विपरीत। देखो यहाँ पर प्रमेय नंबर 2, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा, अब बोला गया कि एक वृत्त तो है आपके पास और जीवाएं भी हैं आपके पास, जीवाएं भी हैं, लेकिन अब की बार ये नहीं बोला गया कि ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर है। यहां पर ये दोनों जीवाएं दे तो दी है, ठीक है, ए बी और सी डी, एक वृत्त जिनकी जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर है। मतलब ये अगर जो कोण बनाते हैं कहां पर, केंद्र पर, केंद्र पर अगर ये कोण बनाते हैं, ठीक है, केंद्र पर अगर ये कोण बनाएंगे तो वो कोण कैसे हैं बेटा, बराबर है, वो कोण बराबर है। अब की बार हमें जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, दिया है अब की बार हमें कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के, यही दिया हुआ ना, सी ओ डी ये वाला कोण ए ओ बी के बराबर है, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। अब की बार हमें क्या करना है, तो वो जीवाएं बराबर होती हैं, तो बोला गया कि तब ये जीवाएं आपस में बराबर होगी। मतलब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये जो जीवाएं हैं ए बी बराबर है सी डी। अब की बार इतना काम हमें करना है। तो जैसे हमने पीछे वाली प्रमेय को करा था वैसे ही आपको करना है कि आप पहले इन दोनों त्रिभुज को ले लीजिए, कि हम त्रिभुज किसकी बात कर रहे हैं, हम त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी की बात कर रहे हैं, सी ओ डी की। तो यहाँ पर जो जो दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है कि ए ओ आपस में बराबर है ओ सी के, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्याएं। बताइए समझ में आया है बेटा, ये क्या समझ में आया है बेटा सबको? चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो आगे यहाँ पर दूसरी भी त्रिज्या है कि ओ बी बराबर ओ डी, तो ये भी हमारे पास सेम ऐसे ही लिखना है आपको, एक ही वृत्त की त्रिज्या। और तीसरा बेटा हमारे पास क्या है, अच्छा दूसरे को करने से पहले मैं जो दिया हुआ है उसको लिख लेता हूँ। एक कंडीशन हमें ये दी हुई है कि एंगल ए ओ बी बराबर है किसके, एंगल सी ओ डी के, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर है और ये हमें दिया, ये दिया है, ठीक है। तीसरा कंडीशन मैंने लिखी ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी, ये हमें क्या है, हमारे पास एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या।
एक ही वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये क्या दिया हुआ है बेटा, भुजा। भुजा मतलब कि हमें दिया हुआ है साइड, यहाँ पर ये दिया हुआ है एंगल यानी कि कोण, और ये क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है साइड मतलब कि भुजा। तो हम किससे लिखेंगे, हम लिखेंगे SAS, SAS, या फिर आप लिखेंगे भुजा, भुजा, कोण, भुजा। ठीक है, सर्वगासम नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए हैं, कॉन्ग्रेंट हो गए, यानी कि सर्वगासम हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वगासम हो गए हैं तब हम अब ये लिख सकते हैं कि इनके संगत भुजाएं आपस में बराबर है। मतलब ए और बी, ए बी जो भुजा है वो CD के बराबर, CD के बराबर। ये मैंने किससे लिखा, रीजन लिख देंगे बेटा बाय CPCT। CPCT को ध्यान रखेंगे, जब भी आप ऐसे लिखते हैं तो बाय CPCT। CPCT का मतलब मैंने बताया कि संगत भुजाएं बराबर, जो त्रिभुज हमें दिए गए हैं उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर। इंग्लिश में बोलते हैं क्या, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। सर एक बार फिर से समझा दो, हमें अभी बिजली चली गई है। बेटा यहाँ पर बस इतना आपको समझना है कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है कोण AOB बराबर है कोण COD के। ठीक है, जैसे वहां पर AB बराबर CD दिया हुआ था ना, यहाँ पर हमें ये ना देकर अब की बार दिया हुआ है एंगल AOB बराबर है एंगल COD के। ये दोनों कोण दिए हुए आपस में बराबर, बस ये वाली कंडीशन अलग हो जाए। और अब हमें प्रूफ करना है कि AB बराबर है CD के। अब हमें प्रूफ करना है, देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है, सिद्ध करना है AB बराबर CD। तो हमने वही काम किया, दोनों त्रिभुज को लेकर चले, दोनों त्रिज्या यहाँ पर देखा कि ये वाली त्रिज्या आपस में बराबर है, ये कोण हमें बराबर पहले से दिए हुए हैं, और तीसरे में भी यहाँ पर हमारे पास त्रिज्याएं आपस में बराबर है। तो यहाँ पर SAS लग गया है ना, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड लग गया है। तो साइड एंगल साइड सर्वगासम नियम से दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, सर्वगासम होंगे। तो सर्वगासम अगर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, AB बराबर CD आ जाएगा बाय CPCT से। क्लियर है बेटा सभी को अब? यस सर। चलिए, अगर समझ में आ गया बेटा तो अभी हम आ जाते हैं आगे। तो अब बेटा हम देखेंगे तीसरी थ्योरम, केंद्र से जीवा पर लंब। मतलब ये हमारे पास कोई केंद्र है ना, और ये कोई जीवा है, ये जीवा है AB। तो केंद्र से अगर हम एक लंब 90 डिग्री पर एक लाइन को खींचते हैं, एक लाइन को खींचते हैं, है ना, तो ये 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। तो यहीं पर बोला केंद्र से जीवा पर लंब, तो ये डाल दिया मैंने लंब, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो अगर हम ये 90 डिग्री डालते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये जो हमने लंब डाला है इस जीवा को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दीजिए, AM बराबर MB। बताइए क्या समझ में आया है जी? क्या ये समझ में आ गया बेटा सबको? यस चलिए बेटा, अगर समझ में आ गया बेटा तो आगे आ जाते हैं, अभी आ जाते हैं आगे। तो AM बराबर MB हमारे पास है, AM बराबर MB। अब इस वाले थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे प्रमेय को कि एक वृत्त के केंद्र से, है ना, तो यही है, एक सर्कल मैंने बनाया, एक वृत्त मैंने बनाया, और यहाँ पर ये केंद्र है, ये जीवा मैंने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, ये जीवा ले ली है A और B। अब यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है कि यहाँ से केंद्र से अगर हम एक लंब रेखा को खींचते हैं, लंब रेखा को खींचते हैं अगर हम, है ना, तो लंब रेखा को खींचेंगे तो ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, तो यहाँ पर हमें दिया क्या है, पहले तो वो लिख लेंगे क्या दिया है। हमें दिया है O, ये M मैंने ले लिया, OM लंबवत है किसके, AB के। इस साइन का मतलब होता है बेटा लंबवत, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया बेटा सबको? OM का मतलब क्या होगा कि ये
ए बी के क्या है बेटा, लंबवत है, यानी कि 90 डिग्री पर है, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा बताइए, कि ए एम बराबर होगा एम बी के। ये हमें सिद्ध करना है कि इस जीवा को, ये जो जीवा है, इस जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करें, 2 बराबर भाग। क्लियर है बेटा सबको, क्या प्रूफ करना है, अभी समझ में आ गया है, क्या समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। यस सर। चलिए, तो जैसे हमने इसको थोड़ा सा ना रचना कर लेते हैं, इसकी थोड़ी सी रचना कर लेते हैं, व्रत बना लेते हैं, है ना। व्रत बनाया मैंने, ये 2 हमारे इसमें मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन कर लिया, है ना। ए को ओ से तथा बी को ए को ओ से और बी को ओ से मिलाना, बी को ओ से मिलाने पर, है ना। तो मिलाने पर ये हमारे पास त्रिभुज बन जाएंगे, 2 त्रिभुज बन रहे हैं बेटा अलग अलग, है ना। 2 त्रिभुज बन रहे हैं हमारे पास। एक तो त्रिभुज क्या होगा बेटा, एक त्रिभुज है इधर वाला, ये मैं इसको यहाँ पर बना देता हूँ अलग से। अब ये 2 त्रिभुज आपके पास बन रहे हैं ऐसे। एक तो ये होगा बेटा अलग, ये वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, और एक त्रिभुज ये होगा। तो इन दोनों त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, तो इन्हीं दोनों त्रिभुज को ले लो। त्रिभुज ए ओ एम, है ना, ए ओ एम तथा बी ओ एम, है ना, बी ओ एम। तो इन दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे कि यहां पर हमें दिया हुआ है ए ओ बराबर ओ बी, है ना। ए ओ बराबर ओ बी क्या होगा बेटा, एक ही वृत्त की त्रिज्या। दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है या नहीं है बताइए। तो ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है बेटा, दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। दूसरा यहां पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो एंगल है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, मतलब ये वाला कोण भी 90 डिग्री है और ये वाला कोण भी 90 डिग्री है। तो दोनों कोण आपस में बराबर है, मतलब एंगल ओ एम ए बराबर है एंगल ओ एम बी के। ठीक है, ये हमें क्या किया दिया है, ये हमें दिया हुआ कि ये जो एंगल है बेटा, ये एंगल हमारे पास क्या है 90 डिग्री। अब उसके बाद एक और कंडीशन हमारे पास आनी चाहिए, 2 तो आ गई, एक और आना चाहिए। अगर एक हम देखें तो ये वाली जो बेटा लाइन है, ये दोनों त्रिभुज में सेम है, मतलब इस वाले त्रिभुज की भी है ये रेखा और इस वाले त्रिभुज की भी है, तो दोनों के लिए ये सेम है। तो इसी को लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बेटा, ओ एम बराबर है ओ एम बराबर ओ एम। एक ही, या हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ रेखा, है ना, उभयनिष्ठ रेखा। उभयनिष्ठ कॉमन होता है ना। हाँ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन रेखा, तो आप लिख सकते हैं कॉमन लाइन। अब यहाँ पर ये बेटा आ गया साइड, ये एंगल और ये साइड, तो हम लिख सकते हैं किससे, SAS सर्वगासन नियम से। क्या आ जाएगा बेटा, त्रिभुज AOM सर्वगासम होगा त्रिभुज BOM। अब देखो यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था कि AM बराबर होना चाहिए BM के। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि AM बराबर है BM। रीजन क्या लिखेंगे, बाय CPCT। बताइए क्या क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। तो ऐसे आपको इस प्रमेय को प्रूफ करना। ऐसे ही 4th नंबर की जो प्रमेय है, 4th नंबर की जो प्रमेय है वो इसका उल्टा है, जस्ट जैसे हमने जीवा वाला देखा था ना, जस्ट वैसे ही वो आप खुद से भी कर सकते हैं। बेटा माइक ऑन हो गया किसी का?
पेट में दर्द हो रहा है। माइक ऑन हो गया बेटा किसी बच्चे का, माइक को बंद कर लेंगे। देखेंगे बेटा इसका जो फोर्थ थ्योरम है उसको आप खुद से भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर उल्टा दिया जाएगा जस्ट कि यहाँ पर बोला जाएगा कि जो जीवा है आपके पास, बेटा माइक ऑन है किसी बच्चे का, माइक को बंद कर लेंगे। चलिए यहाँ पर ये जो जीवा है, अब की बार आपको दिया जाएगा कि ये जीवा, यहाँ पर ये वाली जो जीवा है ना, वो केंद्र से जो हमारे पास एक लाइन आ रही है, एक रेखा आ रही है ना, केंद्र से होकर जो एक रेखा आ रही है, उस रेखा से ये दो बराबर भागों में डिवाइड होता है, यानी कि AM बराबर MB। अगर ये दो बराबर भागों में डिवाइड होगा तो इसका मतलब होगा कि ये लंबवत रेखा होगी। तो सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है क्या कि ये जो OM है, OM वो लंबवत है किसके, AB के। ये हमें सिद्ध करना। अब लंबवत का मतलब क्या होगा कि ये वाला 90 डिग्री दिखा देना है आपको और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री दिखा देना। मतलब एंगल O या AMO, एंगल AMO दिखा देना है किसके, एंगल BMO के। BMO दोनों के दोनों कैसे हैं बेटा, 90 डिग्री के, दोनों 90 डिग्री के। ये हमें प्रूफ कर देना। तो ऐसे ही आपको प्रूफ करना है जैसे हमें ये वाला क्वेश्चन हमने प्रूफ किया। क्या समझ में आया बेटा, हो जाएगा ये? यस सर। अभी एक्सरसाइज पर अगर हम आएंगे, एक्सरसाइज पर अगर हम आएंगे तो एक्सरसाइज को देखेंगे। एक्सरसाइज में भी बेटा यही क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज अगर हम देखेंगे कि वृत्त के कई जोड़े, अच्छा अभी 2 देखेंगे पहले। हाँ ये रहा बेटा। तो देखो ये वाली जो एक्सरसाइज है बेटा सिंपल आप कर सकते हैं। यदि किसी दो वृत्त सर्वगासम होते हैं, यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि सर्वगासम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो ये तो बेटा जो परमे मैंने पहली कराई है आपको वही करना है इसे, परमे नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वगासम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। ये परमे नंबर 2 है बेटा, ये है परमे नंबर 2। क्या कर लेंगे बेटा इसको? जो परमे 1 और परमे 2 मैंने कराई है वही आपको करना है एक्सरसाइज 1.10.1 में, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो अभी बताएंगे बेटा, अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे। यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है